क्योंकि ये पहली बार संसद में 2-3 चीज़ें हुई। एक कि ये कहा गया कि संसद में अगर आप कोई आरोप लगाते हैं या अगर आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो इससे संसद की गरिमा की हानि होती है और देश की गरिमा की हानि होती है। बीजेपी ना तो तब लोकतंत्र में यकीन करती थी ना अब करती है, इसलिए उसने ये कहा कि संसद में आप कुछ भी बोले, जैसे राहुल जी ने बोला लोकसभा में, तो जहाँ जहाँ मोदी अडानी बोला वो सब शब्द निकाल दिए। खड़गे जी की तो सरकार का काम, सरकार की संस्थाओं का काम होता है जो शिकायत आई है उसकी जांच करना, जांच करके लोगों को बताना कि इसमें क्या सही क्या गलत है। सरकार विपक्ष से ये नहीं कह सकती है कि आप सबूत लेकर आइए। विपक्ष का ये अधिकार है कि वो चाहे मीडिया से मिली जानकारी हो, वो किसी के व्यक्तिगत गोपनीय सूत्रों से मिली हुई जानकारी हो या पब्लिक डोमेन से कोई जानकारी हो, और जानकारी को सदन में रखते हैं। मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब हैं और जिस तरह से संसद में राहुल गांधी हो या उनके अध्यक्ष हो कांग्रेस के खड़गे साहब, जिस तरह से उनके भाषण में भी कटौती हो रही है, क्या हम एक नए डेमोक्रेटिक सिस्टम में घुस रहे हैं जहां संसद में आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं या प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते हैं? पूरे चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं सप्पल साहब? ये अब तो आपके नेता संसद में बोलेंगे, उस बात को हटा दिया जा रहा है, क्या करेंगे आप? शंभू जी, अगर आपने कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी जो उन्होंने राज्यसभा के सभापति को लिखी है पढ़ी होगी तो उन्होंने इस बात का जवाब स्पष्ट रूप से दिया है, क्योंकि ये पहली बार संसद में 2-3 चीज़ें हुई। एक कि ये कहा गया कि संसद में अगर आप कोई आरोप लगाते हैं या अगर आप कोई मुद्दा उठाते हैं तो इससे संसद की गरिमा की हानि होती है और देश की गरिमा की हानि होती है। ये किसने कहा है? ये सभापति की ओर से ही आया है, जो पूरा का पूरा एक्सपंज किया गया है उनके शब्दों को, और जो टोका टाकी हुई उसके अंदर ये स्पष्ट था। मतलब प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछना है? नहीं, कि कहा यह गया कि निजी आरोप नहीं लगाए जाएंगे, और दूसरा आप जो बोल रहे हैं उसको, जो आप डेटा बोल रहे हैं, जो आप मुद्दा बोल रहे हैं, उससे जुड़े पेपर आप सदन में सर्टिफाई करके दीजिए, ऑथेंटिकेट करके दीजिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की जरूरत है। निजी आरोप होता है अगर किसी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, उस मामले में आप बोले, मतलब कोर्ट में केस चल नहीं रहा है, कोर्ट में फैसला पेंडिंग है, और ट्रायल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फैसला आने वाला है। और दूसरा, किसी के व्यक्तिगत चरित्र पे आप लांछन लगाते हैं, ये निजी आरोप माना जाता है, निजी रिश्तों को लेकर, निजी चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर सरकार या मंत्री या प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर और उन नीतियों से जुड़े फैसलों को लेकर और उन फैसलों से होने वाले प्रभाव या दुष्प्रभाव पे अगर आप बोलते हैं तो ये निजी आरोप नहीं होता है। अगर आप ये भी अलाउ नहीं करेंगे तो फिर संसद है किस लिए? यानी कि आप सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर आलोचना को आप ये कह के खारिज कर सकते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री जी की आलोचना हो रही है, निजी आरोप लग रहा है। तो अब तो ये रूल सिर्फ बीजेपी तक रहेगा या तो जो भी सरकारें आएंगी, मतलब कल देखिए यही व्यवस्था हो जाएगी? देखिए, जो भी सरकार आएगी, मैं कांग्रेस की बात कर सकता हूँ, तो ये कांग्रेस ने ही इस देश को लोकतंत्र दिया है, और अगर दोबारा आएंगे तो दोबारा लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की ही है। बीजेपी ना तो तब लोकतंत्र में यकीन करती थी ना अब करती है, इसलिए उसने ये कहा कि संसद में आप कुछ भी बोले, जैसे राहुल जी ने बोला लोकसभा में, तो जहाँ जहाँ मोदी अडानी बोला वो सब शब्द निकाल दिए। खड़गे जी की तो उन्होंने कविता कोट की थी, शायरी, उसकी लाइनें उड़ा दी। देश में शायरी की लाइनें कब से असंसदीय हो गई? असंसदीय वो गाली गलौज के शब्द होते थे जो भारत में एक पूरी डिक्शनरी बनी है, वो अगर बोले तो हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हटते रहे। लेकिन यहाँ तो ये कहा गया कि आप आलोचना ही मत कीजिए, और ये भी कहा गया एक जगह सदन में, ये भी बोला गया खड़गे जी को कि आप देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं, आप ये बातें करके, मतलब कि सरकार की आलोचना करना, इसके लिए देशभक्ति प्रूव करनी पड़ेगी। खड़गे जी ने बोला कि भाई आप मेरे को देशभक्त प्रूव करने को कह रहे हो, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, बाहर से नहीं आया हूँ, मूल निवासी हूँ, तो मेरी देशभक्ति पे क्वेश्चन मत लगाइए। देशभक्ति होती है कि जो आपको अधिकार विपक्ष का मिला हुआ है, उस अधिकार के तहत आप सरकार की जवाबदेही तय कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को फोर्स कीजिए कि जनता को जवाब दे। और एक और चीज़ हो गई, इस पूरे अडानी केस में जो बार बार कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा, वो संसद में भी कहा गया है और वो चैनलों पे भी कहा गया है, वो ये कहा गया है कि
एविडेंस लाइए, एविडेंस पहले दीजिए तब बात कीजिए। तो ये नई परंपरा शुरू होगी कि जो विपक्ष जो है वो पहले जांच करे, वो सबूत इकट्ठे करे और उसके बाद वो आरोप लगाएगा। ये तो वैसे ही हो गया शंभू जी कि मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई और आप पुलिस थाने गए रिपोर्ट लिखवाने, तो पुलिस थाने में आपको कहा जाए कि पहले चोर का नाम बताइए, फिर उसने चोरी कैसे की ये जांच कराइए, फिर पूरी जांच पूरी सारा कीजिए, माल फिर मतलब पता करके बताइए। ना पहले जांच बता कीजिए, फिर सारे सबूत इकट्ठे कीजिए और जब आप ये सब काम कर लेंगे तो हम आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। अरे सरकार का काम, सरकार की संस्थाओं का काम होता है जो शिकायत आई है उसकी जांच करना, जांच करके लोगों को बताना कि इसमें क्या सही क्या गलत है। सरकार विपक्ष से ये नहीं कह सकती है कि आप सबूत लेकर आइए। विपक्ष का ये अधिकार है कि वो चाहे मीडिया से मिली जानकारी हो, वो किसी के व्यक्तिगत गोपनीय सूत्रों से मिली हुई जानकारी हो या पब्लिक डोमेन से कोई जानकारी हो, और जानकारी को सदन में रखते हैं, सरकार का और देश का ध्यान खींचते हैं और सरकार के पास वो पूरा पैराफर्नीलिया है, पूरा तंत्र है जिससे कि उसको जांच करनी चाहिए। अब ये सरकार जांच भी नहीं करेगी, मुद्दे भी नहीं उठाने देगी, आलोचना भी नहीं करने देगी, तो इसको क्या कहा जाएगा लोकतंत्र में? ये जवाब तो आपके सामने स्पष्ट है। नहीं, तो सवाल वही है ना कि टीवी अखबार मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि टीवी और अखबार जो है वो देश, अब सब आदमी तो संसद देखेगा नहीं, सब तो गुरदीप सप्पल से बात करेगा नहीं, लोग टीवी अखबार देख के अपना माइंडसेट बनाते हैं। अब टीवी अखबार जब आपके खिलाफ है उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए ये तो बहुत पुरानी कहानी हो गई। इसकी वजह तो मुझे लगता है कि हर गली कूचे में बच्चों को भी मालूम है क्या कि ये टीवी क्यों हमारे साथ नहीं है और टीवी किसके नहीं, साथ कांग्रेस को नहीं पता है। मैंने कांग्रेस के जो मीडिया हेड हैं उनसे बात की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एंटी कैमेंसी है और हम लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे इसलिए है। आपकी एक और प्रवक्ता से हमने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। मीडिया, हम जब उनको कहते हैं कि मैडम आप अपने प्रवक्ता बदलिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बनाइए, अल्पसंख्यक बनाइए, जो इस इशू पर बात करें। आपके सवन प्रवक्ता हो या कांग्रेस के सवन प्रवक्ता हो या बीजेपी के हो या सपा या बसपा के हो, सब एक ही लाइन लेते हैं। शंभू जी, मुझे पता नहीं कि आपने, मैं नाम नहीं पूछूंगा किससे बात की, लेकिन अगर आपने राहुल गांधी जी के पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हो, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा में हर स्टेट में हुई, उन्होंने स्पष्ट इसका जवाब दिया कि पूरा मीडिया बीजेपी ने RSS से खरीदा हुआ है और इस मीडिया के मार्फत जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका प्रमुख उद्देश्य खरीदा हुआ नहीं है, वैचारिक सहमति है इस सरकार की आइडियोलॉजी के साथ। जो पत्रकार हैं, डाइवर्सिटी की आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरी अगली लाइन आपने काट दी। हाँ, ये जो पूरा मीडिया खरीदा हुआ है, इस मीडिया के तहत वो पूरा जो लोकतंत्र को पलटना चाह रहे हैं, जो वैचारिक तंत्र खड़ा हो रखा है इस संविधान के माध्यम से, उसको पलटने में ये सहमति है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा होगा और हम खरीद लेंगे मीडिया को और ये मीडिया हमारा साथ देने लगेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये वैचारिक लड़ाई है और ये वैचारिक लड़ाई जो है, जो संविधान को मानते हैं और जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो सामाजिक न्याय को मानते हैं, जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते हैं, जो गरीबी की बात करते हैं और जो गरीबी को जिंदा रखना चाहते हैं, ये उसके बीच की लड़ाई है। और ये लड़ाई को हम समझ चुके हैं। पूरी भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई और जो संपूर्ण हुई और जो अब हम करने जा रहे हैं आगे, उसका केवल यही कहना है कि इसका जवाब सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे चैनलों के थ्रू और जनता में सीधे जाके सीधे बातचीत करके उसी से जवाब आएगा। ये जवाब क्या कांग्रेस, आप तो डाइवर्सिटी को बहुत बढ़िया समझते हैं, आप एक मात्र ऐसे संपादक हैं, CEO हैं जिन्होंने इस देश में संविधान पर डॉक्यूमेंट्री दी है जो ऐतिहासिक है। संसद टीवी का सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप है वो उसी संविधान डॉक्यूमेंट्री की वजह से आज 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर है। आप तो उसके, तो ये क्या पार्टी फोरम पर आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं कि डाइवर्सिटी चाहिए हमको और खड़गे जैसे प्रवक्ता और SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आगे रखना पड़ेगा। आपके संसद में अपने सामाजिक पक्षों को लेकर देखिए इमरान प्रताप वही रख रहे हैं। जो सवर्ण नेता हैं कांग्रेस के, वो लाइन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो भी बीजेपी के ही मुद्दे पर है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो तो मैं बीजेपी के साथ हूँ, शोषित वंचित समाज को अधिकार देने के आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण हो तो मैं बीजेपी के साथ हूँ, आरक्षण के खिलाफ बात करना हो तो मैं बीजेपी के साथ हूँ। तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो यही उसकी लाइन है कि भाई कांग्रेस बीजेपी में क्या अंतर है। शंभू जी, ये जो बातें आपने बोली अभी, हो सकता है कि कुछ अंश इसके सत्य हो, लेकिन पार्टी क्या है, पार्टी की नीति क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आज खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं
लेकिन 50 साल चुनाव जीत कर आए हैं। 50 साल चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने वो वैचारिक लड़ाई लड़ी है जो वैचारिक लड़ाई के बारे में आप जैसे और हम जैसे लोग सोचते हैं, उसको वो लड़े हैं और उन विचारों पे आगे चले हैं। उनको अध्यक्ष बनाकर पहली बात कांग्रेस ने, आप तो सिर्फ प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार देखिए कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस में जो महत्वपूर्ण पद हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों पे जा रहे हैं जो सामाजिक न्याय जिनके लिए ज़रूरी है उन वर्गों के पास जा रहे हैं। अभी ये गया है, अभी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, अभी हमारे जो दो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो दोनों के दोनों चीफ मिनिस्टर्स ओबीसी से आते हैं। हमारे बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष दलित और ओबीसी से अब बन गए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर है, रिजर्वेशन के इशू पर है, अब कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल स्पष्ट है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई कैंपेन नहीं है, लेकिन जैसे आरजेडी आपकी गठबंधन दल जैसे कैंपेन चला रहे हैं, आप लोग गठबंधन में बिहार में सरकार में, आपकी आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन कोई राष्ट्रीय कैंपेन नहीं है। एक दुविधा तो है कांग्रेस को सर। मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। कांग्रेस की पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है कि कास्ट सेंसस होना है। ईडब्ल्यूएस के ऊपर कांग्रेस की पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कोटा है वो कोटा SC ST OBC को मिलना चाहिए। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, रिव्यू की बात कर रहे हैं। जिन बहुत सारे सवालों के ऊपर धीरे धीरे करके कांग्रेस ने अपनी पोजीशन स्पष्ट की है, और ये वो कांग्रेस है जो खड़गे जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस है। इस कांग्रेस में इन सवालों में कोई उलझन नहीं। सर, अभी भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह थोड़ा प्रो मुसलमानों की बात करने लगे, जयराम रमेश जी ने उसको आके मना करा दिया। नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी प्रो मुस्लिम बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी को प्रो मुस्लिम कोई बात करने पर रोका गया है, और ना ही दिग्विजय सिंह कोई मुस्लिम खास तौर पर बात करते हैं। दिग्विजय सिंह सिद्धांतों की बात करते हैं, और सिद्धांतों पे वो हमेशा अपनी बात राय रखते आए हैं। उसमें कोई ऐसा तो नहीं। पुलवामा वाले सवाल पे एक हुआ था, बालाकोट वाले सवाल पे, पुलवामा पे नहीं, बालाकोट वाले पे, वो एक अलग इशू था, क्योंकि उस इशू पे उनकी निजी राय थी। पार्टी की राय उस समय यात्रा को सफल बनाने की थी, लेकिन कभी भी उनको पार्टी से रोका नहीं गया। अभी इस पूरे उसके बाद राज्यसभा में उन्होंने अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में पार्टी की ओर से शुरुआत की है। वो ओपनिंग स्पीकर थे, तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने डिसोन करके उनको कहीं साइड में बिठा दिया हो। तो ये जो छोटी छोटी बातों को चुनकर एक कांग्रेस के बारे में माहौल बनाते हैं, वो भी उचित नहीं है। लार्जर पिक्चर देखिए कि दिग्विजय सिंह जी ओपनिंग स्पीकर थे। लार्जर पिक्चर देखिए कि हमारा आज कास्ट सेंसस पे स्टैंड क्या है। लार्जर पिक्चर देखिए कि आज हम रिजर्वेशन पे क्या कह रहे हैं। हम रिजर्वेशन के फेवर में हैं। हम सरकारी सिस्टम को दोबारा रिवाइव करने की बात कर रहे हैं ताकि रिजर्वेशन ख़त्म ना हो देश के अंदर। और हम साथ ही साथ जो इन तबकों के नेता हैं उनको आगे लाने के लिए एक सार्थक और एक सक्षम प्रयास भी कर रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, वहाँ पे क्या बोला, इस बात का सबूत है। अडानी वाला इशू एक पॉलिटिकल, इस चुनाव तक कैंपेन रखेंगे आप लोग? देखिए, अडानी का इशू जो है वो सिर्फ चुनाव का इशू नहीं है, वो इस देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा इशू है, वो इस देश की जो सामरिक सुरक्षा से जुड़ा इशू है, वो इस देश के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से जुड़ा है। एक व्यक्ति, आप देखिए कि बिजली पैदा करने में थर्मल बिजली, विंड बिजली, सोलर बिजली, तीनों वो पैदा कर रहा है। बिजली के लिए जो कोयला चाहिए वो ला रहा है। उस कोयले के लिए जो ट्रेन चाहिए वो उसके पास है। उस कोयले को, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसमिशन का नेटवर्क वो उसको दे दिया। उसके बाद घरों में बिजली पहुंचाने का डिस्ट्रीब्यूशन वो उसको दे दिया। अगर पूरा एक तंत्र, बिजली का रॉ मटेरियल, बिजली पैदा करना, बिजली को देश में पहुंचाना, बिजली को घरों में पहुंचाना एक व्यक्ति पे होगा, और वो व्यक्ति अगर डूब गया तो इस देश की एनर्जी सुरक्षा क्या होगा? एक और सवाल सर, बस आखिरी सवाल है। लोगों को लगता है कि ये बड़ा मेजर सवाल है 2024 के लिए। लोगों को लगता है, और तमाम विपक्षी दलों के देखिए, जहाँ कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ तो गठबंधन चाहती है, हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ वो किसी की भागीदारी नहीं चाहती है। छत्तीसगढ़ में उसको गठबंधन नहीं चाहिए, राजस्थान में गठबंधन नहीं चाहिए, लेकिन उसको यूपी में सीट चाहिए, बिहार में सीट चाहिए। सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है या रीजनल फोर्सेस से लड़ती है? कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है। जहाँ कांग्रेस मजबूत है अपने दम पे लड़ेगी। गठबंधन हमेशा ताकत के दम पे होते हैं और सिद्धांतों के दम पे होती है। जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस उनके साथ तालमेल करती है। लेकिन कहीं भी गठबंधन जो होता है
वो ताकत के पंजाब आधार में पर आम आदमी पार्टी तो हरा रही है ना बीजेपी को सर, तो आप वहाँ कहाँ गठबंधन कर रहे हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा रही है बीजेपी को, नहीं गठबंधन कर रहे हैं। सपा हरा सकती है, सपा बसपा में ज़्यादा पोटेंशियल है, वो यूपी में हरा सकती है, जैसे आप बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट हमारा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है, वो जो फर्जी कैंपेन चलाया था अरविंद केजरीवाल ने 2010, 11, 12 में, वो उसकी वजह से आज मोदी जी आप सबके ऊपर बैठे हैं। और वो आज भी जहाँ जहाँ कांग्रेस होती है केवल वहीं चुनाव लड़ती है। कभी आपने आम आदमी पार्टी को सुना है कि डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ा है? कभी सुना है आपने तृणमूल के खिलाफ चुनाव लड़ा है? कभी सुना है कि टीआरएस के खिलाफ चुनाव लड़ा है? कभी आपने सुना है कि ऐसे जो स्टेट जहाँ पे कि कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ वो लड़ती हो? आम आदमी पार्टी केवल वहाँ चुनाव लड़ती है जहाँ कांग्रेस मजबूत है, ताकि बीजेपी जीत सके। नहीं, बंगाल में आप पर ही तो ये आरोप लग रहा है ना सर, बंगाल में आप ममता के खिलाफ लड़ते हैं, बीजेपी को फायदा हो रहा है। आप उड़ीसा में लड़ेंगे नवीन पटनायक के खिलाफ, वहाँ बीजेपी को फायदा होगा। आप जेडीएस से गठबंधन अगर नहीं करते हैं पिछले बार की तरह, तो कर्नाटक में फिर बीजेपी को फायदा होगा। तो लोगों के सर अब समाज दो ही वर्ग रह गया है, या तो प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी। अब एंटी बीजेपी वोट जो है वो कांग्रेस को भी मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को भी मिल रहा है, ममता को भी मिल रहा है, नवीन को मिल रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि जो 50-40% मोदी प्रो वोट है वो तो मोदी जी के साथ है, और जो 55% जो 50%, 55%, 60% मान लीजिए वोट जो बीजेपी के खिलाफ है, वो 4-5 जगहों में बट रहा है, मतलब वो 20-20% हो जाता है। मैं तो आम आदमी की भाषा बोल रहा हूँ सर, आम आदमी ऐसे सोचते हैं। एक अगर संसद में आप देखोगे तो खड़गे जी की मीटिंग में सारी पार्टीज अभी थी, अडानी के इशू पे सारी पार्टीज एक थी, उसमें कोई पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जो बाहर रही है। तो विपक्ष मुद्दों पे एक रहता है। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि बीजेडी या वाईएसआर की पार्टी या टीआरएस जो बीआरएस बन गई है, ये सब लोग या तृणमूल या कांग्रेस से समझौता करना चाहते थे और हमने नहीं किया? क्या ये आरोप तो यही लगता है आप लोगों पर। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको सच्चाई मालूम है। ऐसा नहीं है, ये पार्टी चाहती है कि जहाँ पे वो मजबूत है वहाँ वो लड़ें। ठीक है, किसने कहा था तृणमूल कांग्रेस को गोवा में जाके इतना पैसा खर्च करने के लिए? एक सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस को हरा दिया। गोवा में गई थी तृणमूल कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा था, पूरा जोर शोर से लड़ा था उसने और आम आदमी पार्टी ने। वहाँ तो कांग्रेस ही थी। तो साबित हुआ एक भी सीट दोनों की नहीं आई, हर सीट पे जमात जब्त हुई। तो विपक्ष की एकता के लिए ये जिम्मेदारी केवल कांग्रेस की नहीं है, ये सबकी है। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है, शायद आप सीपीएम को छोड़ दीजिए, हालांकि सीपीएम भी ऐसा नहीं है। वीपी सिंह के समर्थन में सीपीएम ने बाहर से समर्थन दिया था, बीजेपी के साथ वीपी सिंह को दोनों ने दिया था। तो सीपीएम भी अकेली कांग्रेस है पूरे देश में जो कभी बीजेपी के साथ आरजेडी भी हाँ, आरजेडी है, बिल्कुल आरजेडी है, मैं मानता हूँ। आरजेडी भी है जो नहीं गई है। तो यही दो पार्टियां हैं। सपा भी नहीं गई है, ओपन अलायंस नहीं हुआ है कभी उनका। सपा ओपन अलायंस नहीं हुआ है, लेकिन सपा ने बहुत बार संसद में बीजेपी को बेल आउट किया है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, वो मैं अलायंस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल अलायंस की, अगर पॉलिटिकल तालमेल की बात भी कर रहा हूँ, सिर्फ अलायंस नहीं। तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी ना तो नीतियाँ बीजेपी के साथ कभी मैच करेंगी और ना ही कभी वो बीजेपी के साथ मिलेंगी, ये बात सच है। क्या होगा 2024 का रोड मैप सर? मेहनत करनी है और इनको हराना है। रोड मैप क्या है? हमने यात्रा निकाली, हम लोग सड़क पे काम कर रहे हैं, हम लोग पूरे देश में संगठन को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? विपक्ष को, आप तो टीवी मामलों के भी जानकार हैं, आप संपादक रहे, इस देश के टॉप सरकारी चैनल को एस्टैब्लिश किया है। गुरदीप सप्पल साहब के बारे में बता दूं, संसद टीवी पर जाइए और संविधान पढ़िए। इस देश में जो सबसे ऐतिहासिक काम हुआ है 1950 के बाद, वो संविधान नाम की डॉक्यूमेंट्री बनी है और गुरदीप सप्पल साहब उसके मतलब शिल्पकार हैं। और वो पूरा समझिएगा, पूरा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का भाषण है उसमें। श्याम बेनेगल ने उसको डायरेक्ट किया है और सौरभ भास्कर ने उसकी एंकरिंग की थी। क्या लग रहा है कि रोड मैप 2024 में क्या होगा, सो बताइए। रोड मैप स्पष्ट है, जो पार्टी जहाँ मजबूत है उसको वहाँ पे लगना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। विपक्ष को बीजेपी से लड़ना है या मीडिया से लड़ना होगा? पहले बगैर मीडिया से लड़े तो आप लोग नहीं जीत सकते हैं। देखिए, विपक्ष को बीजेपी से लड़ना है और अपना मीडिया में जो अपने लोग हैं जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर हमारे सवालों को जवाब देने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रकारिता का यही मतलब होता है कि जो गेस्ट है वो आपको दूसरी बार इंटरव्यू न देना चाहे, वो अनकंफर्टेबल हो। आपको लगा मैं अनकंफर्टेबल हुआ? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ वो आप तो तीसरी बार ले रहे हैं मेरा। नहीं, मैंने तो मैं एक बात कह रहा हूँ, पत्रकार का मैं एक कैंपेन भी चला रहा हूँ मीडिया अवेयरनेस का, कि पत्रकार का मतलब होता है कि वो गेस्ट को अनकंफर्टेबल करे, गेस्ट उसको दोबारा इंटरव्यू ना देना चाहे।
नहीं तो लोग तो टॉनिक कौन सा टॉनिक लेते हैं ये भी पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि लोग सर शुक्रिया देखिए, आपका स्वागत रहता है। जितने मुश्किल सवाल पूछेंगे, जो सवाल जनता के दिलों में है, अगर आप वही नहीं पूछेंगे तो जनता के सवाल का हम जवाब कैसे देंगे? उस जनता के पास हमारी बात पहुंचनी है। यही है ना कहीं बीच का जो ब्रिज था, मीडिया नाम से जो ब्रिज था, वो कोलैप्स नहीं, टूटा नहीं है सर, वो है, मजबूत हुआ है, लेकिन वो सरकार के साथ है। आप हमारे साथ हैं। नहीं, मैं तो जनता के साथ हूँ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।